हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना और आज हम टारगेट अर्ली स्टार्टर माइनर टेस्ट 03 का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और हमारी एग्जाम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 51? वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस with 2 part of another element B. 6 part of the element C combines with 4 part of the element B. ठीक है? If A and C combines together, the ratio of their weights will be governed by. तत्व A का एक भाग दूसरे तत्व के 2 भाग से संयोग करता है। तत्व C के 6 भाग तत्व B के 4 भाग से संयोग करते हैं। यदि A व C एक साथ संयोग करें तथा तब उनके भारों का अनुपात निर्धारित होगा। कौन सा लॉ जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करेगा, कौन सा लॉ है इस स्टेटमेंट को गवर्न करेगा, वो आपको बताना था। देखिए, हमें जो है दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें A दिया हुआ है, A और B रिएक्ट करते हैं, B और C रिएक्ट करते हैं और A और C का हमसे पूछा है। ठीक है, A और B किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? 1:2 में। B और C किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए 4 और 6 है तो कौन सा हो गया? 3:2 में। तो फिर A और C किस में रिएक्ट करेंगे? किस में करेंगे? 3:1 में। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम? व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है कि जब दो एलिमेंट्स डिफरेंटली, जब दो तत्व अलग अलग डिफरेंटली किसी तीसरे तत्व के डेफिनेट मास से, क्या बोला इन्होंने? जब दो एलिमेंट डिफरेंटली किसी तीसरे एलिमेंट के डेफिनेट मास से कंबाइन होते हैं तो उनके मास तथा थर्ड एलिमेंट के डेफिनेट वेट के अनुपात का रेशो या तो सेम होता है या फिर उसका सिंपल होल नंबर रेशो होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें A और B जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और B और C जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो A और C का जो रिएक्ट करने का रेशो होगा वो रेशो या तो सिंपल होल नंबर रेशो होगा या फिर सेम होगा उनके जैसा, और ऐसा हो भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। बर्जीलियस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, बर्जीलियस कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है? अब भाई मैं सीधा आपको ये बता दूं कि बर्जीलियस कंसेप्ट जो है, कई बार आपको यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई देगा, बर्जीलियस एटॉमिक हाइपोथेसिस, बर्जीलियस एटॉमिक कंसेप्ट, तो यानी कि है तो ये एटम पे बेस्ड। पर होता क्या है बर्जीलियस कंसेप्ट? क्या होगा? बर्जीलियस ने ये बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ लिखें कांस्टेंट टेम्परेचर व प्रेशर पर, ठीक है, मैं इसको एक बार जो है इस तरीके से लिख रही हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे जो हैं वो इसको समझ पाएं। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर उन्होंने बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, एक सेकेंड, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर उन्होंने बोला कि डिफरेंट गैसेस की इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिए हुए होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? कांस्टेंट टेम्परेचर व प्रेशर पर क्या होता है कि डिफरेंट गैसेस जो हैं वो इक्वल वॉल्यूम की, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिए हुए होती हैं। तो क्या पे एटम वर्ड आया, तो यानी कि एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि बर्जीलियस कंसेप्ट किस पे बेस्ड हुआ? बर्जीलियस कंसेप्ट हमारा एटम पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 फ्लास्क A and B equal capacity of volume contain NH3 and SO2 gas respectively. Under similar conditions, which flask has more number of moles? 2 फ्लास्क A व B जिनकी आयतन क्षमता समान है में समान परिस्थितियों में NH3 व SO2 गैस उपस्थित है।
किस फ्लास्क में ज़्यादा मोल है। देखिए समान परिस्थिति बता दी है, आयतन सेम है तो दोनों में मोल्स जो है वो सेम होंगे, तो दोनों में समान मोल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। इफ VmL of vapor of substance at NTP weight W gram, then molecular weight of substance is। यदि NTP पर एक पदार्थ के VmL वाष्प का भार W ग्राम है तो पदार्थ का अणुभार होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ moles that is given volume upon molar volume, given volume upon molar volume। गिवन वॉल्यूम कितनी है VmL, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है 22400 ml में, ठीक है। तो ये हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स क्या हुआ, मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन में 22400, या फिर हम इसको लिख सकते हैं W अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। W ग्राम वेट दे रखा है हमें, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन बनेगी कि अब हमें निकालना क्या है, हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट की अगर वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, W अपॉन में V, W अपॉन में V इंटू 22400। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना इसका, क्या W अपॉन में V 22400। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द इक्वेशन, एक इक्वेशन जो है वो आपको दे रखी है, इसमें जो है इक्वेशन को देखिए, बैलेंस इक्वेशन है ये, बिल्कुल अच्छे से बैलेंस की हुई है। इसमें सॉरी जो एक सेकेंड रुकिए, हाँ, इक्वेशन में 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 ऑक्सीजन बना रहा है Al2O3। तो क्या हो रहा है, 2 मोल एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 3/2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल Al2O3 जो है वो बना रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, 55 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 0.01 मोल ऑफ iodoform CH3 react with Ag to produce a gas whose volume at NTP is। आपको उसका वॉल्यूम बताना है NTP पर। 0.01 मोल आयोडोफॉर्म CH3 Ag से क्रिया करके गैस उत्पादित करता है जिसका NTP पर आयतन होगा। NTP पर आयतन जो है वो आपको बताना है। देखिए रिएक्शन जो है वो हमें दे रखी है CH3 प्लस Ag CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgI, ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को करना है भाई बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए C2 है, यहाँ पे C जो है वो हमारे पास एक ही है, तो हम इसको 2 लगा देते हैं। अब 3 2 6, यहाँ पे आयोडीन 6 हो गया और यहाँ पे जो है हमें अब लगाना पड़ेगा 6। आयोडीन 6 हो गया, Ag इम्बैलेंस हो गया, Ag जो है वो यहाँ पे 6 लगा देते हैं। तो अब ये हमारी जो है वो बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है, ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गई है हमारी। अब देखिए 2 मोल्स ऑफ आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसिटिलीन। 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स हैं और इसके 1 मोल प्रोड्यूस होते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ कहेंगे आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एसिटिलीन, तो फिर हेंस क्या होगा 0.01 मोल ऑफ आयोडोफॉर्म कितना प्रोड्यूस करे, विल प्रोड्यूस हाफ इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.005 मोल ऑफ एसिटिलीन।
समझ में आई बात? बहुत इजी है। क्या बोला? 2 मोल 1 प्रोड्यूस करता है तो 0.01 मोल क्या होगा, तो उसका हाफ कर दिया मैंने, तो 0.005 मोल एसिटिलीन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब एनटीपी पर आगे इन्होंने क्या बोला है, जिसका एनटीपी पर आइटम बनाना है, तो क्या होगा, एट एनटीपी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 0.005 मोल्स ऑफ एसिटिलीन इज कितना हुआ, वो हो जाएगा 0.005 को हम कर देंगे हमारा 22.4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.112 लीटर में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 112 मिलीलीटर में। तो ये जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स, वो करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फॉर द रिएक्शन A plus 2B is equal to C, 5 moles of A and 8 moles of B will produce। ठीक है, अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया दे रखी है हमें, A plus 2B is equal to C, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इन्होंने बोला कि 5 moles of A will react with 5 मोल्स ऑफ ए। देखिए अब इसमें देखिए इसका 1 मोल जो है वो इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। समझ रहे हैं बात को, ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये हुआ कि बी जो है वो हमारा एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, बी हुआ। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 5 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट, 5 मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद 5 into 2 is equal to 10 moles of B, 10 मोल्स ऑफ B। 5 मोल A के 10 मोल B से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा B है। और अगर B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो C कैसे निकालेंगे, 8 into 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 मोल्स। B के कितने हैं, B के मोल्स कितने हैं हमारे पास, B के मोल्स हैं 8, और ये जो है इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसका हाफ करेंगे तो आ गया 4 मोल्स। तो 4 मोल्स ऑफ B इज बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ B, सॉरी 4 मोल्स ऑफ C जो है वो बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ C, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 4 मोल्स ऑफ C जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 57 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। A, E, M and N are the atomic weight, equivalent weight, molecular weight and valence of an element। ठीक है, I think it's valency of an element। ठीक है, the correct relation is A, E, M तथा N क्रमशः एक तत्व के परमाणु भार, तुल्यांकी भार, अणु भार तथा संयोजकता है। तो सही संबंध जो है वो हमें इसका बताना है, सही संबंध जो है वो हमें इसका बताना है। अब हमें पता है कि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ये लिख सकते हैं। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब देखते हैं हमारे पास, तो ये हो गया A, ये हो गया E और ये हो गया हमारा N। अब इन्होंने बोला है इन तीनों का रिलेशन बताना है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, A अपॉन में N, A अपॉन में N। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, E इज इक्वल टू A अपॉन में N, या फिर इसको कह सकते हैं A इज इक्वल टू E इंटू N। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज आर करेक्ट ऑप्शन, 58 का ऑप्शन नंबर A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखिए, A1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। A1 ग्राम जो है एलिमेंट A2 ग्राम ऑक्साइड जो है वो हमें देता है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट इज, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जो है वो हमें बताना है। क्या बताना है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास जो है वो हमें बताना है। एक तत्व का A1 ग्राम इसका A2 ऑक्साइड देता है, तत्व का तुल्यांकी भार है, तत्व का तुल्यांकी भार जो है वो हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पे वेट ऑफ एलिमेंट हमें कितना दे रखा है, वेट ऑफ एलिमेंट
एक सेकेंड, वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दे रखा है A1 ग्राम, तो वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस A1 ऑक्सीजन का 16, तो सॉरी एल्यूमिनियम 1 लिख दिया है मैंने, यहाँ पे A1 लिखना है अपन को, A1, एक सेकेंड, तो कितना हो गया 16 प्लस A1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया A2 ग्राम। 16 प्लस A1 लिखूं या फिर A2 ग्राम्स लिखूं, बात तो वही है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हो गया A1 अपॉन में वैलेंसी। यहां तक भी बात समझ में आती है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, A1 अपॉन में वैलेंसी। तो आगे क्या होगा कि वैलेंसी जो है वो इसकी 2 होगी। क्यों होगी 2? क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अगर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है यानी कि हम बोलते हैं ना कि उसकी वैलेंसी उसके पैरों में, उसकी वैलेंसी उसके पैरों में, ऐसा लिखते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं तब। तो अगर ये ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है दैट मीन्स इसकी वैलेंसी जो है वो भाई 2 होगी। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 अपॉन में 2। कितना होगा A1 अपॉन में 2, ये हो गया। अब देखिए, अब 8 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8A1 इंटू 8 अपॉन में 16। अब इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट देखिए, इसमें 16 से जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ A2 माइनस A1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 अपॉन में A2 माइनस A1 इंटू 8। एक तो होगा तरीका आपका ये, जिसे आप जो है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा एक तरीका हमारे पास और होता है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में देखें तो एक तरीका ये होगा कि वेट ऑफ मेटल हमें A1 ग्राम दे रखा है, वेट ऑफ ऑक्साइड हमें A2 ग्राम दे रखा है, तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कितनी हो गई, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो गई A2 माइनस A1, ये हो गई। अब A2 माइनस A1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती है A1 ग्राम मेटल्स के साथ, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विद A1 अपॉन में A2 माइनस A1, इससे कंबाइन होगी ग्राम ऑफ मेटल्स, हैंस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद A1 अपॉन में A2 माइनस A1 इंटू 8, ये इससे कंबाइन होगी। तो दोनों में से जो भी तरीका जो है वो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव नंबर 60 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 60, इफ 2.4 gram of a metal displays 1.12 liter hydrogen at normal temperature and pressure, equivalent weight of metal would be। क्या होगा equivalent weight? यदि 2.5 ग्राम एक धातु जो है वो एनटीपी पर 1.12 लीटर हाइड्रोजन को विस्थापित करती है तो धातु का तुल्यांकी भार होगा। देखिए, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ मेटल इनटू 11.2 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मैं इसको शॉर्ट में H2 लिख रही हूँ, गैस लिबरेटेड एट STP। अब वेट ऑफ मेटल हमें कितना दे रखा है 2.4 इंटू 11.2 अपॉन में 1.12, तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन। तो अगर इसमें पॉइंट्स हटाएंगे तो जीरो तो हमारी क्या है कि नीचे 2 जीरो लगेगी और ऊपर भी 2 जीरो लगेगी, तो वो तो कट हो गई। तो पॉइंट्स तो जो है वो हमारे हो गए कट। एक सेकेंड, पॉइंट्स तो जो है ये हमारे हो गए कट, ठीक है। अब इससे ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 24। क्या आंसर आया 24। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 24। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। द फॉर्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज Z2O3, ठीक है। If 6 gram of hydrogen is required for complete reduction of 0.1596 gram metal oxide, then the atomic weight of metal is। एक धातु ऑक्साइड का सूत्र Z2O3 है। यदि 6 ग्राम हाइड्रोजन 0.1596 ग्राम धातु ऑक्साइड के पूर्ण अपचयन के लिए आवश्यक हो तो धातु का परमाणु भार होगा, धातु का एटॉमिक वेट होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। क्या होगा, Z2O3 रिएक्शन करता है H2 के साथ और बनाता है Z प्लस में H2O। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अब हमारी हाइड्रोजन जो है वो इम्बैलेंस हो गई, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, और जो है हमारा Z जो है वो भी बैलेंस नहीं है, तो ये 2 हो गया। तो अब ये जो है वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन में जो है 6 मिलीग्राम जो है वो आपको दिया हुआ है, 6 मिलीग्राम दे रखा है, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। तो 6 मिलीग्राम को अगर चेंज करेंगे ग्राम में तो कितना होगा, 6 × 10⁻³ मिलीग्राम, ठीक है। इतना तो समझते हैं ना। तो इसको हमने ऑलरेडी जो है वो चेंज कर लिया है। एक सेकेंड, चलिए, तो इसको हम चेंज कर चुके हैं। तो 6 × 6, जस्ट अ मिनट, इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो बच जाए। हमने इसको चेंज कर लिया है, तो 6 × 10⁻³ ग्राम जो है वो हमने इसको बना लिया है। तो इसको जो है हम ये लिखेंगे, ना कि हम लिखेंगे इसको मिलीग्राम में, ठीक है। तो 6 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन रिड्यूस करती है 0.1596 ग्राम ऑफ Z2O3, या फिर कोई जो भी मेटल ऑक्साइड हमें दे रखा है, ग्राम ऑफ Z2O3। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी 0.1596 अपॉन में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ Z2O3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 12 तो 26.6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z2O3 इज 26.6। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Z प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 26.6। तो इसका हो गया हमारे पास 8, Z का हमको पता नहीं है तो Z रख देंगे, तो 26.6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z का आ जाएगा कितना, 18.6, ठीक है, 18.6। हमसे पूछा क्या है, धातु का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो है वो हमको बताना है। हेंस एटॉमिक वेट ऑफ Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18.6 × 3 दैट इज 55.8। तो 61 का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, 61 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द आंसर ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम जो है, एक इक्वेशन जो है वो आपको दी गई है, उसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या जो है वो आपको बतानी है। देखिए, सार्थक अंकों की संख्या निकालने के लिए या तो ऐसा हो कि आप पूरा कैलकुलेशन करिए इसको तो आपको पता चले, या फिर इसका एक तरीका ये होता है जैसे 29.2 को माइनस कर दिए 20.2 से, 29.2 माइनस 20.2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9.0। अब 9.0 जो है इस सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है वो 1 डेसिमल तक है, ठीक है। इस सब्ट्रैक्शन का आंसर कितना है, 1 डेसिमल तक। तो अगर इस टर्म में अगर इसको रखें तो 9.0, ठीक है,
इंटू हो जाएगा कितना 1.97 इंटू 10⁵ अपॉन में हो जाएगा 1.39, ये हो गया। अब इस पूरा टर्म के लिए जो है, इस टर्म के लिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो है हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया इससे, और सब्ट्रैक्शन का है 1 डेसिमल तक होगा आंसर, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है पूरी टर्म के लिए कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा, ठीक है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 62 का ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन बीच में शायद फ्लिप हो गया है ना, ये 62, ये 64, आई थिंक एक क्वेश्चन बीच में जो है वो हमारा, ये 62 है हमारा, ये 64 है। आई थिंक एक क्वेश्चन जो है वो वैसे फ्लिप हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट में देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 64, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट हमें दे रखा है 5 लीटर ऑफ N2 गैस, ठीक है, 5 लीटर ऑफ N2 गैस, 5 लीटर ऑफ N2 गैस दे रखा है, तो क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा कितना 22.4, ये है N2 के लिए, ठीक है। तो 6 5 30 हो जाएगा, 22.4 से मैंने अप्रॉक्स इसको 6 मान लिया है, तो फिर अप्रॉक्स में जो है वो 5 लीटर इसके लिए आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻23, अप्रॉक्स ये आंसर आ जाएगा। दूसरा हमें ऑप्शन दे रखा है 0.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं 0.5 ग्राम, तो 0.023 इंटू 10⁻23। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, सभी को एक साथ लिख के, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपॉन में जो है हाइड्रोजन तो 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, अपॉन में हाइड्रोजन जो है वो 2 लिख दिया मैंने। देखो, क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको 2 लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी इजी हो जाए। देन 6 5 आज जो है ये हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको अगर 6 5 30 कर देंगे तो उसके अपोजिट तो 15 के तो 1.5 इंटू 10⁻23 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारे देखा है 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है, तो 10 ग्राम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 अपॉन में हो जाएगा 32, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 32। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो 6 और 2 से 32 और 32 10 ग्राम, तो 6 3 जा 18, तो 1.8 इंटू 10⁻23। समझ रहे हैं बात को? जहाँ 5 लीटर हमें दे रखा था, कितना 5 लीटर हमें दे रखा था N2, तो हमने 22.4 लिख दिया। H2 हमें दे रखा था 0.5 ग्राम, ठीक है, तो 2 ग्राम होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और 0.5 ग्राम कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 लगा दिया मैंने, और 2 के लिए 32 लगा दिया। अब लास्ट में हमारे पास बचता है 15 लीटर ऑफ H2, 15 लीटर ऑफ H2। इसको और कर लेते हैं हम एक बार, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 15 अपॉन में 22.4, ये हो गया। तो इसका जो है वो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 4 इंटू अप्रॉक्स है ये 4, तो इसके पॉइंट के बाद मैं 0 लिख देती हूँ, अप्रॉक्स लिमिट में आंसर है 10⁻23। तो यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो इसी की आ रही है। देखिए, जिसने भी जो है एग्ज़ाम पेपर आपका बनाया है बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया है। देखिए, जो आंसर जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद अगर फर्स्ट आंसर होता तो आपको वहीं पे जो है अंदाज़ा हो जाता। अब लास्ट तक 15 लीटर दे रखा है, तो आपको तो कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो बहुत इजीली जो है वो आपको पता चल जाना चाहिए कि 15 लीटर दे रखा है, तो इसको इससे डिवाइड करने पर ज़्यादा जो है डिजिट की वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे।
ए मिक्सचर ऑफ गैसेस contain H2 and O2 gases in the ratio of 1:4. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? गैसों के एक मिश्रण में H2 तथा O2 गैस 1:4 ठीक है में है। इसका क्या दे रखा है, W/W जो है वो इसका गिवन है, वेट बाय वेट। इस मिश्रण में दोनों गैसों का मोलर अनुपात हो, तो इसका जो है जो हमें परसेंटेज जो दे रखा है उसके बेस पे ही हम इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। चलिए आंसर फाइंड करते हैं इसका। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है H2 और O2, रेशो जो है वो उनका दे रखा है 1:4। मान लीजिए कि 100 ग्राम हमारे पास जो है वो H2 है और 400 ग्राम जो है वो हमारे पास है O2। H2 जो है वो हमारे पास 100 ग्राम और 400 ग्राम है हमारे पास O2। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हाइड्रोजन को होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 32, ये रहता है। तो 100 अपॉन में 2 कर दें और 400 अपॉन में कर दें 32। तो 100 अपॉन में 2 कितना आया 50, 400 अपॉन में 2 कितना है 12.5। तो क्या रेशो रहा 4:1, 4:1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। गिवन द नंबर 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर हैं वो आपको इसमें बताने हैं, सार्थक अंकों की जो संख्या है वो आपको इसमें बतानी है। ध्यान से देखिए, जो भी हमें जो है दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है, देखिए जो हमें इसके 2 या 3 रूल्स जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। कौन से रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो रूल ये है हमारा, नॉन जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब है नॉन जीरो डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट जो कि डेसिमल से राइट हैं वो जो हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ रहे हैं बात को? तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, लिखूंगी नॉन जीरो, दो जो है, एक सेकेंड, 2 या 3 रूल्स जो हैं वो मैं इसके लिए लिखूंगी ताकि आपका जो आंसर जो है वो आप इजीली फाइंड कर पाएं। नॉन जीरो डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हो गया। और थर्ड जो है वो हमारे पास एक रूल और होता है। क्या रूल होता है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स। अब इन तीनों जो है रूल्स को देख के हम इसका आंसर बहुत अच्छे से जो है फाइंड कर पाएंगे। इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि सभी नॉन डिजिट जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। फर्स्ट तो हमने ये देखा, ठीक है। सेकंड हमने ये देखा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और थर्ड, इन तीनों रूल्स के बेस पे हमें क्या पता चला है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 3 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। परसेंटेज ऑफ SE, ठीक है, परसेंटेज ऑफ SE इन peroxidase anhydrase enzyme is 0.5% by weight. Atomic weight is equal to हो गया 78.4. Then minimum molecular weight of peroxidase anhydrase enzyme is, जो है peroxidase anhydrase निर्जल एंजाइम में SC की भार
से 0.5% मात्रा है। पेरोक्सिडेज निर्जल एंजाइम का न्यूनतम अणुभार है। न्यूनतम अणुभार जो है वो आपको इसका बताना है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका देखिए एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट नहीं हमें दे रखा है, एक सेकेंड, हमें जो है एटॉमिक वेट दे रखा है 78.4। कितना दे रखा है? 78.4। अब जो पेरोक्सिडेज एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.5% दे रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 0.5 ग्राम सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम, 100 ग्राम ऑफ द एंजाइम। 0.5% दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 ग्राम जो है सेलेनियम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब जो है मॉलिक्यूल दे रखा है एंजाइम का, उसमें 8 सेलेनियम तो होगा ही होगा, तो क्या होगा? 78.4 ग्राम सेलेनियम विल बी प्रेजेंट इन 100 अपॉन 0.5 इंटू 78.4। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, मान लीजिए नीचे मैंने 10 लगा दिया, ऊपर तो वो 10 से मेरा 10 कट जाएगा, तो इससे जो है 4 5 20, 4 5 7 1 15 पे, तो 15 पे जाएगा तो 1.5 इंटू 10⁻⁴, 2 0 ये 2 0 वो, तो 4 10⁻⁴। तो ऐसा कोई आंसर हमारे पास है प्रेजेंट? हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। इन द एक हमें जो है मेथड जो है वो बताया गया था, कौन सा मेथड? जेल्डोल विधि या जेल्डोल मेथड जो है वो हमें बताया गया था। फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ए सॉइल सैंपल, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 gram of sample neutralized 10 ml of 1 m H2SO4. The percentage of nitrogen in the soil is। रेत के नमूने में से नाइट्रोजन की उपस्थिति आंकलन करने की जेल्डोल विधि में 0.75 ग्राम नमूने से उत्सर्जित अमोनिया को 10 ml 1 m H2SO4 से उदासीन किया जाता है। रेत में नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा, नाइट्रोजन का परसेंट होगा। सबसे पहले अगर इसके लिए इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन क्या बनेगी? चलिए, तो इक्वेशन लिखते हैं H2SO4 प्लस जो है NH3। ये इक्वेशन बनती है हमारे जेल्डोल विधि के लिए, जेल्डोल रिएक्शन के लिए, जेल्डोल मेथड के लिए, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब बैलेंस हमारे यहाँ पे NH3, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों हमारे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है 10 ml ऑफ 1 m H2SO4। तो मैं अगर इसको यूं लिख दूं कि 10 m मोल, क्यों लिखा मैंने 10 m मोल? देखिए m इंटू वी ml इज इक्वल टू कितना हो गया? m मोल। तो m जो है m इंटू वी ml हमने किया तो 10 m मोल लिख दिया। ठीक है, तो NH3 कितने कंज्यूम्ड हुए? वो 10, तो वो कितना हुआ? NH3 कंज्यूम्ड कितना हुआ? 20 मोल, 20 m मोल। ठीक है, तो आगे जो है हमें दे रखा है परसेंटेज हमें पता करना है और रेत के नाइट्रोजन का प्रतिशत हमें पता करना है। अब देखिए, अब जो है एसिड यूज्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितना हुआ? एसिड यूज्ड फॉर absorption of ammonia इज इक्वल टू कितना हुआ? 20 माइनस 10 m मोल। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ इसको? मैं इसको लिख सकती हूँ 10 ml ऑफ 2n, या फिर लिख सकती हूँ 1 m H2SO4। अब परसेंट निकाले, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.4 इंटू n इंटू वी अपॉन में W।
तो 1.4 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन में 0.75 ये हो गया। अब ऊपर अगर मैं 2 जीरो लगाऊंगी तो नीचे 1 जीरो लगाने पड़ेगी, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ऊपर 1 जीरो बच जाएगी। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे 1 जीरो लिख देते हैं। पॉइंट से मेरे पॉइंट जो है फिर वो पॉइंट से पॉइंट नहीं कटा है, हमने जीरो लगा के पॉइंट काट दिया। तो अप्रॉक्स आंसर जो है वो इसका हमारा आएगा 37.33%। 37.33% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 68 का ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। कौन से केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैक्सिमम हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मोल कंसेप्ट में से क्वेश्चन है, और इससे पहले भी हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। इस केस में हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो हम इसके लिए n इज इक्वल टू पीवी अपॉन RT फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या होगा, तो 1 दे रखा है 0.00224 और यहाँ पे R की वैल्यू हम रखेंगे 0.08206 और हमें जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 273 केल्विन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो पॉइंट से तो पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.0 इसके आगे कोई भी डिजिट हो सकता है, मैंने अप्रॉक्स में जो है वो इसका आंसर फाइंड किया है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सेकंड के लिए अगर देखें, हमें दे रखा है 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 0.18 ग्राम मोल्स। अगर हम निकालेंगे तो 18 ग्राम पर मोल, तो मोल्स हो गए 0.01 मोल। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml मतलब 18 ml इंटू 1 ग्राम पर ml अपॉन में 18 ग्राम पर ml। वाटर का हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो 1 मोल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 18 ml वाला जो है 1 मोल बता रहा है, ये हमारा माइनस में, ये हमारा माइनस में, और इसका तो 10⁻⁻³ मोल ऑलरेडी जो है डी का गिवन है, तो हम तो इसको निकालना भी नहीं पड़ेगा हमें, है ना। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हुआ, 18 ml ऑफ वाटर वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea solution is, यूरिया के 1 विलियन के 100 ml में यूरिया के 6.02 into 10⁻20 अणु हैं। इस यूरिया विलियन की सांद्रता होगी, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको बतानी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻20, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन में 6.02 इंटू 10⁻23, तो 10⁻³ मोल्स जो है वो इसके आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें 100 ml दे रखा है, तो कितना ml को अगर चेंज करूंगी लीटर में तो कितना आ गया 100 ml, ये गिवन है, इसको चेंज किया तो 0.1 लीटर आ गया। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी होगी, कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन हो गई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.01 m। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक रिएक्शन जो है वो आपको गिवन है और बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसे बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो है इसका सही जो है सेंटेंस चूज करना है कि 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर H2 प्रोड्यूस्ड, या तो ये इसका सही ऑप्शन है,
या 33.6 H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole aluminium that reacts. थर्ड ऑप्शन है 67.2 H2 liter H2 at STP is produced for every mole aluminium that reacts. और फोर्थ ऑप्शन है 11.2 H2 at STP is produced for every मोल HCl कंज्यूम्ड। ये हैं इसके ऑप्शन। अब कुछ ऑप्शंस को तो देखते ही इसका आंसर जो है वो हमें पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कोई भी कंडीशन जो है वो हमको नहीं दी गई है, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यूं ही हो गया गलत। एक सेकेंड, हम इसका तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें देखिए बी और सी दोनों में देखिए, बी और सी में क्या रखा है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये एवरी बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, देखिए बी और सी में देखिए कि चलिए इसको यूं ना करके हम एक तरीके से और से कर सकते हैं कि रिएक्शन हमें क्या सजेस्ट कर रही है, रिएक्शन हमें दे रही है कि 6 HCl जो है, 6 मोल HCl जो है वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, 6 मोल, एक सेकेंड, सिक्स मोल जो HCl है, 6 मोल HCl जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है, H2 प्रोड्यूस, ठीक है, एट STP। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस 22.4, क्या देखिए समझ में आ रहे हैं आप। देखिए रिएक्शन आपको दे रखी है कि 6 मोल HCl जो है वो 3 मोल H2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखिए तो STP पर क्या होगा, STP पर 1 मोल ऑफ एवरी गैस 22.4 लीटर वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देखिए एक मिनट, तो क्या होगा, 3 मोल उसके, किसके 3 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं, और 6 मोल जो है हमारी कंज्यूम्ड होती है HCl, और 22.4 लीटर, क्यों 22, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल को हम लिखते 22.4 लीटर, ये लिखा। तो 1 मोल ऑफ एवरी गैस है 22.4 लीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 से ये चला जाएगा 1.2, तो 11.2 जो है वो इसका 11.2 H2 जो है वो प्रोड्यूस होगी एवरी मोल फॉर HCl। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, 71 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए हमें दे रखा है कि इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 250 milligram of an organic compound gas, एक सेकेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे गैस 1. एक सेकेंड, इसको एक बार चेक करना होगा, शायद कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रोड्यूस करता है 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज, ब्रोमीन का परसेंटेज जो है वो आपको बताना है। एटॉमिक वेट Ag का हमें गिवन है और Br का हमें गिवन है। कैरिस विधि का प्रयोग हेलोजन के आंकलन में किया जाता है यदि 250 मिलीग्राम कार्बनिक पदार्थ द्वारा 141 मिलीग्राम AgBr प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूस जो है वर्ड आना चाहिए था, या फिर गेन लिख सकते हैं। प्राप्त हुआ तो यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशत बताइए। तो ब्रोमीन का प्रतिशत जो है वो हमें इसमें बताना है। तो परसेंट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू कितना हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr, ठीक है, इनटू हो जाएगा वेट ऑफ AgBr अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमीन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमाइड इज इक्वल टू 100। अब देखिए एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन 80, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr कितना हो जाएगा 108 और 80, तो आप कर देंगे 188, वेट ऑफ AgBr 141
जो है हमें गिवन है मिलीग्राम में, और देन हमें दे रखा है 250 वेट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रोमाइड का दे रखा है, और इनटू हो गया 100। तो ये जो है वो हमारे पास एक टर्म आ गई है। अब इसको हमें करना है सॉल्व। देखिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें दे रखा है 80 अपॉन में 188 इंटू 141 अपॉन में 250। ठीक है, अब सबसे पहले तो 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 गया मेरा। ठीक है, अब ये चला गया 5 पे और ये चला गया मेरा 2 पे। देन जो है इधर आ जाइए, ये मेरा चला गया 94 पे, और ये मेरा चला जाएगा 16 पे, ये मेरा चला जाएगा 8 पे, और ये मेरा चला जाएगा 47 पे। ठीक है, अब देखिए, और फिर ये मेरा चला गया ये, अच्छा ये हमने काटा 94 पे, ये हमने काटा 16 पे। तो ये इससे एक सेकेंड, एक बार इसको इरेज करके वापस अपन करके देखते हैं। ये शायद मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक सेकेंड रुकिए बस, है ना। एक बार इसको वापस रीराइट करते हैं। पेन आइए, तो रीराइट करके एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है कैलकुलेशन में कोई हमने प्रॉब्लम कर दी थी। देखिए, परसेंट ऑफ इसका था क्या था, 80 अपॉन में 188 इंटू 141 अपॉन में 250 इंटू 100। अब एक 0 से मेरी एक 0 चला गया, ये मेरा गएगा 5 पे, और ये मेरा चला गया 5 2 10 पे। ठीक है, ये 5 से चला गया 16 पे। ठीक है, देन ये चला गया 94 पे, और ये चला गया 8 पे, ये चला गया 47 पे, और ये चला गया मेरा कितने पे, ये मेरा चला गया 4 पे। तो मेरे पास आ जाएगा 282 इंटू 4 अपॉन में 47। तो आंसर आ जाएगा 24%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 24 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का क्या आंसर हुआ? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर नंबर जो है वो हुआ ए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। The molecular formula of a commercial resin used for exchanging ions in water softening in C8H7SO3Na, इसका molecular weight already हमें given है 206. What would be the maximum uptake of Ca plus ions by resin when expressed in mole per gram रेजिन? एक वाणिज्य रेजिन का आणविक सूत्र इतना है, आणविक भार इतना है। इस रेजिन की Ca+ आयन की अधिकतम अंतर्निहित क्षमता जो है, अंतर्ग्रहण क्षमता जो है, मोल प्रति ग्राम रेजिन क्या है? अंतर्ग्रहण क्षमता या फिर मोल प्रति ग्राम रेजिन क्या है वो हमको बताना। सबसे पहले तो हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, जिससे हम बहुत ही इजीली इसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। आइए रिएक्शन लिख के देखें तो हमें दे रखा है C8H7SO3Na प्लस Ca+2 इज इक्वल टू बनेगा क्या, C8H7SO3 का होल ट्वाइस और Ca+Na+। ठीक है, अब इसको कर देते हैं बैलेंस। 8 2 जा 16, तो यहाँ 2, तो ये यहाँ से हो गया बैलेंस। ठीक है, अब जो है ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा Na, तो नाइट्रोजन सोडियम भी जो है वो हमारा हो गया बैलेंस। अब देखिए इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है 2 moles ऑफ रेजिन टेक अप 1 mole ऑफ Ca+2। 2 mole ऑफ रेजिन टेक अप 1 mole ऑफ Ca+2। ठीक है, तो 206 हमें जो है गिवन है, इंटू 2 इज इक्वल टू 412। ठीक है, 412 ग्राम ऑफ रेजिन टेक अप 1 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca+2 रिमूव्ड बाय 1 ग्राम रेजिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1412 मोल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। 73 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अब जो है पोर्शन जो है वो हमारा आ गया है ऑर्गेनिक का पोर्शन, ठीक है, और हम चलेंगे हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल के पोर्शन पे। चलिए इसी पे हम डायरेक्ट जंप कर। अब इसमें अगर हमारे पास इक्वेशन नहीं भी है तो हमें इक्वेशन से तो कुछ इसमें मतलब ही नहीं है। चलिए डायरेक्ट जो है एक बार निकाल के देखें। 18 ग्राम H2O कंटेन्स कितना हाइड्रोजन, कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम H2O कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.72 ग्राम H2O कंटेन कितना, इसको 0.72 को डिवाइड कर दोगे 9 से तो 0.08 ग्राम हाइड्रोजन। इसी तरीके से 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम COC, तो 3.08 ग्राम CO2 कंटेन 0.84 ग्राम कार्बन। तो C रेशो H इज इक्वल टू हो जाएगा 0.84 अपॉन में 12 रेशो 0.08 अपॉन में 1, तो आ जाएगा 0.07 रेशो 0.08 या फिर 7 रेशो 8। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 86 का ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। और क्वेश्चन नंबर 87, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा आई थिंक सेमी मेजर जो है उसमें भी पूछा गया था। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट M2CO3 on treatment with excess HCl produce 0.01186 mole of CO2. The molar mass of M2CO3 in mole inverse is। 1 ग्राम कार्बोनेट की HCl के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो 0.01186 मोल CO2 बनती है। तो M2CO3 का अणुभार क्या होगा, M2CO3 का अणुभार क्या होगा वो हमें इसमें बताना है। चलिए तो हमें इसमें जो है मोलर मास बताना है M2CO3 का। क्या बताना है, मोलर मास। देखिए अब मोलर मास ऑफ M2CO3, मोलर मास ऑफ M2CO3 इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 1 ग्राम अपॉन में 0.01186। अब चाहे तो मैं इसके ऊपर 5 जीरो लगाने के बाद पॉइंट काट दूं, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे 5 जीरो लगा देती हूँ और इस पॉइंट को काट देती हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0084317 अप्रोक्स ये आएगा, ठीक है। अब इस अगर मैं इस पावर को भी एडजस्ट करना चाहती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 84.3%। 84.3 जो है वो सॉरी परसेंट नहीं होगा, 84.3 जो है अणुभार इसका आ जाएगा 84.3। एक सेकेंड, हम इसको परसेंट को जो है वो इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे कि अरे परसेंटेज क्यों लगा दिया मैडम ने, है ना। तो चलिए 87 का 84.3 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स ए रेसिड्यू वेटिंग। आपको रेसिड्यू का वेट जो है वो बताना है। रिएक्शन आपको दे रखी है Ag2CO3 से बना है Ag प्लस O2 प्लस CO2, ये जो है वो आपके पास बना है। इसको अगर मैं इसका हाफ लगा दूं तो ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारे पास Ag2CO3 का कितना होगा 276 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो Ag का एटॉमिक वेट Ag का कितना होगा हमारे पास 108, और हमारे पास होगा Ag2 का बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 108 इज इक्वल टू 216 ग्राम, ठीक है। तो 216 ग्राम Ag2CO3 कंटेन्स 216 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है। तो 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3 क्या देगा, गिव्स
216 अपॉन में 276 इंटू 2.76, यहाँ पे मैं 100 लगा दूँ, पॉइंट कट गया, इससे ये चला गया, तो 2.16 जो है वो इसका आंसर आ गया, 2.16 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 89 पर। 89 में जो है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर इग्निटेड विद 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। वेट ऑफ वाटर जो है, जो बना है उसका वेट जो है हमको वाटर का बताना है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 4 इंटू 32 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होने 4 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन विल गिव 4 इंटू 36 अपॉन 32, तो ये चला गया 8 पे इससे, और ये चला गया 4.5 जो है इसका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इफ 3.01 into 10 to power 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of molecules of H2SO4 left are, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट वो हमें बताने हैं। देखिए मोलर मास जो है वो H2SO4 का कितना होता है, 98 ग्राम, ये होता है ना, कितना होता है 90, और हमें दे रखा है 98 मिलीग्राम। H2SO4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 98 मिलीग्राम अपॉन में हो गया 1000, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया था इसलिए, और हो गया 98, तो हमारे पास आ गया 0.001 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने इसके निकाले तो इसका आ गया 0.001 मोल। अब दे रखा है हमें 3.01 10 to power 20 molecules of H2SO4, molecules of H2SO4, इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 3.01 इंटू 10 to power 20 अपॉन में 6.02 इंटू 10 to power 23 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10 to power -4। ये आ गया इसका जो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग। तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो गए, रिमेनिंग मोल्स हो गए 0.001 माइनस 0.0005 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 to power -3 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। Let's move on to next question, question number 91. If the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of glucose in blood? Molarity of glucose in blood जो है वो हमको बताना है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके निकालें तो हमें दे रखा है 0.9 और 180 जो होता है इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 to power -3 मोल। तो मोलैरिटी हो जाएगी 5 इंटू 10 to power -3, ये हो जाएगा 1 क्योंकि पर लीटर है, तो 0.005 m जो है इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपको 4 जो है ऑप्शन गिवन है, इन ऑप्शन में से आपको ये बताना था कि किसके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं फर्स्ट में 4 ग्राम He हीलियम की बात करें तो 4/4 इंटू Na लिख रही हूँ क्योंकि हमें बोला है उन्होंने कि आपको एवोगाद्रो नंबर हम जो है इक्वल है, तो हमको Na ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Na। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, 46 ग्राम
Na यानी कि सोडियम, तो 46/23 Na, इसको कैपिटल Na लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एवोगाड्रो के लिए हम कैपिटल A यूज़ करते हैं। तो Na इज इक्वल टू 2Na, ठीक है, ये से कट जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0.40 ग्राम ऑफ Ca इज इक्वल टू 0.4/40 इंटू Na, तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 Na। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, 12 ग्राम ऑफ He इज इक्वल टू 12/4 इंटू Na इज इक्वल टू हो जाएगा 3Na। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 12 ग्राम ऑफ हीलियम। 12 ग्राम ऑफ हीलियम जो है वो हमारा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ जो है हमारे टारगेट अर्ली स्टार्टर -03 के सॉल्यूशन जो है वो खत्म होते हैं। थैंक यू।